लोग, स्वागत है आपका एक नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कृषि सब्सिडी देने के लिए कौन से कानून लागू होते हैं, भारत में सार्वजनिक ऋण सीमा क्या है और भारत में जीएसटी कानून में हाल ही में क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जीएसटी से रिलेटेड ही पढ़े थे, भारत में क्या क्या चीजें जरूरत है, जीएसटी का लॉ स्ट्रक्चर क्या है, भारत में जीएसटी और राजकोषीय नीति कैसे संबंधित है, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी से को रिलेटेड और टॉपिक हम लोग के निकल के आते हैं, जैसे कि कृषि जो सब्सिडी है या जो फार्मर सब्सिडी देने के लिए कौन से कानून लागू होते हैं, भारत में सार्वजनिक ऋण सीमा क्या है और भारत में जो जीएसटी कानून है उसमें हाल ही में क्या बदलाव हुए हैं, ये भी आप जान लो। और ये शायद इसका आखिरी टॉपिक है जो जीएसटी से रिलेटेड और राजकोषीय नीति रिलेटेड एक जो सीरीज टॉपिक्स को रिलेट चलते चले जा रहे हैं, तो शायद ये आखिरी टॉपिक है उससे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इन सवालों के बारे में जानते हैं कि कृषि सब्सिडी देने के लिए कौन सा कानून लागू होते हैं, भारत में सार्वजनिक ऋण सीमा क्या है और भारत में जीएसटी कानून में हाल ही में क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, चलिए इन सवालों के बारे में विस्तार से जानते हैं कि भारत में कृषि सब्सिडी लेने के लिए कौन से कानून लागू होते हैं। इसमें जो टॉपिक कह रहा था, भारत में कृषि सब्सिडी देने के लिए कोई एक विशिष्ट कानून नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कानून नहीं, स्पेसिफिक कानून नहीं है। कृषि सब्सिडी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाती है। मतलब जो भारत में जो कृषि सब्सिडी देने के लिए कोई एक विशिष्ट कानून नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक कानून नहीं बना रखा है। जो कृषि सब्सिडी है वो विभिन्न योजनाएं बना दी जाती हैं, कोई मतलब प्लानिंग बना दी जाती है और कार्यक्रम बना दिए, फंक्शंस बना दिए जाते हैं, उसके माध्यम से दी जाती है सब्सिडी, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, जो ये जो फंक्शंस हो गए या जो प्लानिंग्स हो गई वो किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो संचालित किए जाते हैं। इन्हीं के आधार पे ही क्या दी जाती है, सब्सिडी, भारत में कृषि सब्सिडी दी जाती है। इन योजनाओं के लिए विभिन्न कानून और नियम लागू होते हैं। जो इन योजनाओं के लिए क्या होते हैं, विभिन्न मतलब कानून भी लागू होते हैं और नियम भी लागू होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कानून और नीतियां जो कृषि सब्सिडी को प्रभावित करती हैं नीचे दी गई हैं। यानी कि भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B यानी कि 39B में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह कृषि और पशुपालन के विकास के लिए कदम उठाए। अगर आपसे कोई पूछ दे, आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप अक्सर को जो पूछ देते हैं, तर्क बहुत होते हैं आजकल लॉ स्टूडेंट से, तो तर्क में अगर कोई पूछ दे कि जो भारतीय संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह कृषि, फार्मिंग और पशुपालन के विकास के लिए कदम उठाए, तो वो कौन सा आर्टिकल है, 39B यानी कि 39B। ठीक है, और अगला बोला तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी। एमएसपी एक ऐसी नीति है जिसके तहत सरकार किसानों को उनकी फसल एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। एमएसपी एक ऐसी क्या हो गई नीति है जिसके तहत क्या होता है, सरकार जो होती है वो किसानों से जो उनकी एक फसल हो गई एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदती है। ठीक है, और यह नीति कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अगला बोल रहा है कि कृषि ऋण माफी योजनाएं। कृषि ऋण माफी योजनाएं क्या होती हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर कृषि ऋण माफी योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं के लिए अलग अलग कानून और नियम लागू होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। जैसे कि कृषि ऋण माफी योजना में कैसे भला कृषि को ऋण ले लेते हैं फार्मिंग के लिए, और नहीं बहुत ज्यादा टैक्सेस पे ले लिया या बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट पे ले लिया, ठीक है, तो उनकी माफी या उन लोन्स की या उन टैक्सेस की या मतलब उस इंटरेस्ट की या जो भी चीज है उसकी माफी ही क्या होती है, कृषि ऋण माफी योजनाएं होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कृषि विकास बैंक किस तरीके से कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नबार्ड NABARD कृषि क्षेत्र में ऋण देने और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का काम करती हैं। जो कृषि विकास बैंक है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नबार्ड कृषि क्षेत्र में ऋण देने और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का काम करता है, विकास बैंक। ठीक है, और अगला जो है कि केंद्रीय और राज्य सरकारें
कृषि की योजनाएं कैसे बनाती हैं, उनकी क्या कृषि योजनाएं होती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न कृषि योजनाएं चलाती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की प्लानिंग उनकी चली रही है, जिनके तहत किसानों को सब्सिडी, बीमा, अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम फसल बीमा योजना आदि इस तरीके की कई योजनाएं चल रही हैं जो सरकारें या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या होती हैं, कृषि योजनाओं के तहत चलाती है, कृषि के लिए चलाती हैं, फार्मिंग्स के लिए, फार्मर्स के लिए चलाती हैं, उनकी राहत के लिए। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए अलग अलग कानूनी ढांचा होता है, हर चीज एक लॉ स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही कार्यरत होती है। ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आया और कोई भी ये चीजें कर लेगा, हर चीज की एक स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको फॉलो करके, उस प्रोसेस को फॉलो करके ही उनको क्या मिलता है, इन सब योजनाओं का लाभ मिलता है सरकार की तरफ से। अगला टॉपिक है कि भारत में सार्वजनिक ऋण सीमा क्या है, ठीक है, तो वो कैसे जानेंगे, तो उनको भी पढ़ते हैं कि भारत में सार्वजनिक ऋण सीमा क्या है। भारत में सार्वजनिक ऋण सीमा के लिए कोई निश्चित कानूनी सीमा ही नहीं है। अगर देखा जाए भारत में जो सार्वजनिक ऋण सीमा है उसके लिए कोई निश्चित कानूनी सीमा नहीं है। हालांकि सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि जो सरकार ने क्या करा है, जो राजकोषीय घाटे को क्या करा है, जीडीपी के एक निश्चित प्रतिशत तक ही सीमित करने के लक्ष्य रखा हुआ, उसके नीचे, उसके ऊपर नहीं जाना है। मतलब राजकोषीय घाटे को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जीडीपी से ऊपर कर दिया नहीं, उन्होंने एक परसेंटेज सेट कर रखी है, उसी लक्ष्य को वो बनाए रखे हैं, उसी तक ही वो सीमित रहते हैं, एक निश्चित एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर, ठीक है। पहला होगा राजकोषीय घाटा, दूसरा होगा जीडीपी। राजकोषीय घाटा क्या है कि राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है, बात कर चुके हम लोग इससे पहले भी। और जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक देश की अर्थव्यवस्था का कुल मूल्य होता है, ठीक है। भारत सरकार का लक्ष्य क्या है, भारत सरकार का लक्ष्य है राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक ही सीमित रखने का है। मतलब भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो जीडीपी से कितना, जीडीपी के 3% तक ही सीमित रखना राजकोषीय घाटे को। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि आर्थिक मंदी आ जाए, प्राकृतिक कोई आपदा जैसे कोरोना टाइप आ जाए या कोई बाढ़ आ जाए, उसमें क्या सरकारें को राजकोषीय घाटे को बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। मतलब अगर कोई आपदा आ गई या कोई डिजास्टर आ गया नेचुरल, उसमें छूट है, उसमें आप राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकते हैं। अगर ये वो नहीं है तो जीडीपी के 3% तक ही राजकोषीय घाटे को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कानूनी ढांचा देखा जाए इसका तो क्या होगा, लॉ स्ट्रक्चर, कि भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नियम और विनियम विभिन्न कानूनों और अधिनियमों में बिखरे हुए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून है, जैसे कि देखा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, दूसरा है भारतीय संविधान में क्या कह रहा है, और भारतीय कंपनी अधिनियम कह रहा है, विभिन्न वित्तीय अधिनियम क्या कह रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद फिर से पढ़ लेते हैं। यह अधिनियम भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को नियंत्रित करता है, आरबीआई सरकार को ऋण देता है और सरकारी ऋणों का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पढ़ चुके हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार को ऋण लेने का अधिकार है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। और भारतीय कंपनी अधिनियम, कंपनियों को ऋण देने का अधिकार होता है, मतलब ऋण ले सकती है कंपनियां, देती हैं इसे सरकार को और को नियंत्रित करता है और सरकार को ऋण देती है। और विभिन्न वित्तीय अधिनियम क्या कह रहा है, सरकार समय समय पर विभिन्न अधिनियम पारित करती है जो सार्वजनिक ऋण को क्या कर सकती है, प्रबंधित कर सकती है, प्रावधान है, ठीक है। उसके आगे अगला टॉपिक है कि भारत में जीएसटी कानून में, या जो भारत में जीएसटी कानून है उसमें हाल ही में क्या बदलाव हुए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो ये आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें क्या 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 बदलाव हुए जीएसटी कानून में। भारत में जीएसटी कानून में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ एक ही बदलाव हुआ, इसमें समय समय पर टाइम टू टाइम जैसे जैसे इसमें नीड दिखती जाती है उसमें बदलाव ये लोग करते रहते हैं, सरकारें बदलाव में करती रहती हैं। और इन बदलावों का उद्देश्य क्या होता है, कर प्रणाली को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना। इसका जो बदलाव होते हैं या जो जो अमेंडमेंट होते हैं उनका एक ही जो एक मोटिव होता है कि कर प्रणाली को क्या करा जाए, अधिक से अधिक सरल बनाया जाए और पारदर्शी बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख बदलाव हैं, जैसे कर दरों में बदलाव हुआ है, नई वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी दायरे में लाने का बदलाव हुआ है, रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया में सुधार की गई और ई इनवॉइसिंग में बदलाव किए गए। जैसे कि कर दरों में बदलाव के देखा जाए तो सरकार समय समय पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी की
दरों में बदलाव करती रहती है। मतलब जो समय समय पर आते आते जो विभिन्न वस्तुएं हैं और जो सेवाएं अक्सर चल रही हैं भारत में, उनके ऊपर मतलब 18 जितने परसेंट जीएसटी लगाना उसको परसेंटेज को वो बदलती रहती है टाइम टू टाइम, जैसी उसे नीड लगती है। ठीक है, अगला जो टॉपिक देखें तो उसमें बोल रहा है कि जो नई वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाना। उसमें देखा रहा कि सरकारें समय समय पर नई वस्तुओं और सेवाओं को क्या करती है, जीएसटी के दायरे में लाती रहती है। ये भी जीएसटी, इस पे भी जीएसटी लगेगी, इस पे भी जीएसटी लगेगी, इस सर्विस पे जीएसटी लगेगी, इस पे हर चीज में वो उसका समय समय पर क्या करती है, वो दायरे में लाती रहती है नई वस्तुओं को जीएसटी के। रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया में सुधार कर दिया गया, जैसे कि सरकार जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने का समय समय पर बदलाव करती रहती है। जैसे बड़े बड़े जो उद्योगपतियों ने जीएसटी भरनी होती है, इनवॉइसें ई बिलिंग करनी होती है, तो वो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जो प्रक्रिया उसको सरल बनाने के लिए समय समय पर बदलाव करती रहती है सरकार। ठीक है, और जो ई इनवॉइसिंग है, सरकार ने ई इनवॉइसिंग की अनिवार्य बना दिया है, इसमें कर चोरी को रोकने में मदद मिलती है। क्या होता है, सरकार ने कहा ई इनवॉइसिंग को एक अनिवार्य तरीके से मतलब कर दिया है, मतलब ये होगा ही होगा, निश्चित कर दिया, और जिससे क्या हो गया, कर चोरी करने वाले कर चोरी में मदद, कर चोरी को रोकने में मदद मिलती है, करने में नहीं मदद मिलती है, उसको रोकने में मदद मिलती है इनवॉइसिंग से। ठीक है, तो भारत में भी जीएसटी कानून में हाल ही में यही बदलाव उन्हें करे हैं। तो ये आज का टॉपिक था, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक था, लगभग मतलब कि एक तरीके से एक जीएस का टॉपिक था। अक्सर लोग मतलब मन में सवाल चलते हैं, तो उससे रिलेटेड टॉपिक है कि किसी सब्सिडी देने के लिए कौन सा कानून लागू होता है, पढ़ा हम लोगों ने। भारत में सार्वजनिक ऋण सीमा क्या है, सीमा पढ़ी, लेकिन उसके बाद वो सेम टॉपिक्स आ गए थे वही उसके बाद, लेकिन वो आप पढ़ चुके थे पहले, तो कोई दिक्कत वाली नहीं, रिवाइज हो गया आपके। भारत में जीएसटी कानून में हाल ही में बदलाव, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और नहीं भी आया है, तो आप क्या करेंगे, एक दो बार रिवर्ट करके 1.5x की स्पीड लगा के एक बार आप देखेंगे 2-3 बार, तो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ये इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और आप इसी सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज पहली बार बोल रहा हूँ वीडियो में इतनी वीडियोस के बाद, और मन हो आपका, अगर आपको अच्छी लग रही हो, और साथ में बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।